नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट हिस्ट्री बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 9 है मित्रों, 9 है। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है। आप लोग को पेपर 2 हिस्ट्री का अगर कंप्लीट मटेरियल चाहिए तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वह डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। ओनली 200 में आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। ओनली 200 में कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। 5500 वन लाइनर सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ 1375 एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे मटेरियल आपको सिलेबस वाइज सभी टॉपिक के अलग अलग नोट्स आपको मिलेंगे। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं हम। प्रश्न 101 देखिएगा, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मौर्य नरेशों के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो डी, ए सी डी, मतलब सांस्कृतिक कला एवं साहित्य। मौर्य नरेशों के बारे में सांस्कृतिक कला साहित्य में मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के लोग, मौर्य जो नरेश थे इस पर बल दिए थे। साथ ही साथ प्रांतीय विभाजन भी मौर्य साम्राज्य में होता था। वह हिंदू कुश तक साम्राज्य विभाजित था, ठीक है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला एवं साहित्य के विकास में महती भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र और सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों में मिलते हैं: उत्तरापथ, अवंतीपुत्र, अवंती, कलिंग, नरेश, कलिंग, दक्षिणापथ, प्राच्य, ठीक है। ये सब जो प्रांत थे वह मिलते थे। प्रश्न 102 देखिएगा, भाग व बलि थे। भाग व बलि क्या थे? भाग व बलि राजस्व के स्रोत थे, राजस्व के स्रोत थे। विकल्प बी जो है आपका सही है। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। यह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। ईश्वर के भाग को कहते थे। तब बलि भी राज्य का राजस्व का स्रोत हुआ करता था। प्रश्न 103 देखिएगा, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? तो भूमि कर जो एकत्र किया जाता था वह शीताध्यक्ष द्वारा एकत्र किया जाता था। विकल्प सी जो है आपका सही है। मौर्य काल में शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अधिकारी होता था। वह भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और व्यापार कर का वसूलता था, ठीक है। व्यापार कर वसूलता था शुल्काध्यक्ष। आकाराध्यक्ष होता वह खानों का अध्यक्ष होता था, ठीक है। प्रश्न 104 देखिएगा, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसे सीता कहा जाता था। मौर्य काल में राजस्कीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी उसे सीता कहा जाता था और राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष करता था। प्रश्न 105, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो समाहर्ता। समाहर्ता राजस्व का संग्रह करता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का देखभाल करता था। प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरों का प्रशासक था। प्रश्न 106, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी मापतौल का प्रभारी था? तो पौतवाध्यक्ष। मौर्ययुगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष मापतौल का अधिकारी था। पर्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अधिकारी था। शुनाध्यक्ष जो था भूषण खाने का अधिकारी था। प्रश्न 107 देखिएगा, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो एग्रोनोमोई जो था वह मार्ग निर्माण का अधिकारी था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण व न्यायिक प्रशासन व भूमि का माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण इसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। प्रश्न 108 देखिएगा, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। यह क्या था? इसमें सड़कों पर कीचड़ फैलाने पर यह जुर्माना वसूल किया जाता था। विकल्प बी जो है आपका सही है। पंकोद सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में सड़कों पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। प्रश्न 109 देखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म के
563 बीसी में की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं पर हुआ था। गो और नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील की लंबाई और आधा मील की चौड़ाई तक था। प्रश्न 110 देखिएगा, कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन कौन से न्यायालय थे? एक धर्मस्थी था और एक कटक शोभन था। धर्मस्थी जो था दीवानी न्यायालय और कटक शोधन आपका फौजदारी न्यायालय था। देख लीजिए, कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थी एवं कटक शोभन। धर्मस्थी दीवानी न्यायालय, कटक शोभन फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश और एवं व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात धर्मोपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। प्रश्न 111 देखिएगा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों व वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है? तो मागध का व्यवसाय है। मागध का व्यवसाय है। विकल्प डी जो है आपका सही है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों, वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध या सूत वर्ग का था। प्रश्न 112 देखिएगा, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो द्रविड़ों ने किया। विकल्प बी जो है आपका सही है। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों ने किया। यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी। प्रश्न 113 देखिएगा, प्राचीन भारत के उल्लिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। विकल्प डी जो है आपका सही है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्य समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने और उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी की व्यभिचारिणी होने पर बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकता था। तो इस तरह के नियम अर्थशास्त्र में थे। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारत में पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का उल्लेख है, तो यह अर्थशास्त्र में है। बार बार भी पूछता है। प्रश्न 114 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह जो है वर्जित है। मनुस्मृति के 38वें खंड से स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती हैं। प्रश्न 115, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया जाने वाला सामाजिक स्तर क्या है? तो ब्रात छत्री का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा तो जो स्तर दिया गया था ब्रात छत्री का दिया गया था। निम्नलिखित में से व्यक्ति भारत में आए थे, इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन आया था? मेगस्थनीज आया था, फिर आता है फायान, फिर आता है हिंशांग, फिर आता है इत्सिंग। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। विकल्प बी जो है सही है आपका। ठीक है, प्रश्न 117 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो वाई सम्मिलित कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम था सेंड्रोकोटस था, बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी, चाणक्य को विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 184 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य शुंग राजवंश की स्थापना की थी। प्रश्न 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने, कण्व ने सिंहासन पर हथिया लिया था। आंध्र ने कड़राज। तो कुल मिलाकर देखिए, ये सब पढ़ लीजिए। देखिए, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, और शुंग राजवंश का जो देवभूति था, अंतिम शासक था, इसकी हत्या इसके ही मंत्री वासुदेव ने कर दी और कड़ राजवंश की स्थापना की। फिर कड़ राजवंश की अंतिम शासक की हत्या किसने कर दिया? शिमुक ने कर दिया, जो सातवाहन राजवंश की स्थापना किया था। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। मतलब सब जैसी करनी वैसी भरनी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जिसने अपने राजा की हत्या करके गद्दी हथियाई थी, जिस सेनापति ने, उसके भी सेनापति ने अंत में उसके पीढ़ियों के साथ वही काम किया। ठीक है, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 बीसी में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात हुआ। शुंग राजवंश के अंतिम शासक देवभूति अत्यंत विलासी था। वो अपने अमात्य वासुदेव की षड्यंत्रों के द्वारा मारा गया। वायुपुराण के अनुसार अंतिम कड़व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति भृत्य मतलब शिमुक के द्वारा मारा गया, और उसके बाद शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। 120 देखिएगा, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो किसने दिया?
के 2 और 3 चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। ठीक है, इन दोनों का नाम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई थी। अशोक ने ईसापुर 3वीं सदी में इसमें नहरें निकलवाई थी। शक छत्रक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इन दोनों कार्यों का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने झील की मरम्मत कराई थी। ठीक है, प्रश्न 21 देखिएगा, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, प्रश्न 122 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। प्रश्न 23, निम्नलिखित में 123 निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ से शक संवत 72 का इसका उल्लेख प्राप्त होता है। अभिलेख इसकी विजयों और व्यक्तित्व और कृतियों का विवरण इसमें है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 अभिलेख भी इसमें हैं। देखिए, इसमें अशोक का अभिलेख है, स्कंदगुप्त का अभिलेख है। ठीक है, इसमें है अशोक, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य। सर्वप्रथम 1822 में कर्नल टाड ने, देखिए जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है इसको खोजा किसने था? कर्नल टाड ने खोजा था सन 1822 में। प्रश्न 124, बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बराबर पहाड़ियों में कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कट हैं, भी सही है। वे अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकों को समर्पित करने का उल्लेख है। तो बराबर की पहाड़ियां जो हैं आमतौर पर आजीविक संप्रदाय के लोगों को दिया गया है। यह बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। इसमें कुल 4 गुफाएं हैं, जिसमें अशोक 3 गुफाएं जो हैं अशोक के लिए हैं। यह अभिलेख ईसापुर 6वीं सदी के हैं, नहीं भाई 6वीं सदी के बाद का है। ठीक है, विकल्प डी आपका गलत है। ठीक है, इसमें पूरा दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियां हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं। बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। इनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। चौथी गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। 3 गुफाओं में अशोक के अभिलेख हैं और चौथी गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मन का उल्लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहा जाता है। प्रथम 3 गुफाएं अशोक का आजीविक संप्रदाय के साथियों के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। चट्टानों को काटकर यह गुफा बनवाई गई थी। प्रश्न 125, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? देखिए, एक मणिभद्र नामक यक्ष है, उसकी मूर्ति मिली है। यह कहाँ से मिली है? परखम से मिली है, विकल्प डी परखम। देखिए, मथुरा की मूर्तिकला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ है। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियां यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग था। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक गांव से प्राप्त मणिभद्र की यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका संबंध मौर्य काल से है। देखिए, यहाँ मिलान करना है। लोथल से क्या मिला है? डाकयार्ड मिला है। बंदरगाह मिला है सारनाथ से फर्स्ट सरमन ऑफ बौद्ध, तो ये भी है आपका सही है। देखिए, नालंदा से क्या मिला है? ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग, ये भी मिला है। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये तो आपका लायन कैपिटल ऑफ अशोक तो वही सारनाथ का है। ठीक है, तो 1 2 4 इसमें क्या सही होगा? कौन सा कथन सही है? तो 1 2 4। ये देखिए, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, यही नहीं करना, ये आपका गलत है। ठीक है, ये 1 2 4 विकल्प सी। ठीक है, यहाँ आप मिलान कर सकते हैं। देखिए, लोथल से क्या मिला है? डाकयार्ड मिला है। सारनाथ से फर्स्ट सरमन ऑफ बौद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग, ये सब सही है। परंतु राजगीर जो है लायन कैपिटल ऑफ अशोक का लेख नहीं है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाएगा। बीएसईबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा, वीडियो देखिएगा। और बहुत कम समय बचा हुआ है, असल में देखिए बहुत कम समय बचा हुआ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जो भी मुझे सीरीज देना है वो जल्दी मैं कंप्लीट करा दूँ। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और आप जानते हैं कि चलिए ठीक है।